हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, यहाँ पर डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की जो सीरीज है वो लगातार चल रही पीवाईक्यू की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए आपको लगातार यहाँ पर क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं। और यहाँ पर अभी क्या है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सीरीज थी ये समाप्त हो चुकी है। अब आज से क्या है, आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज अटेंड नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे आप चले जाइए चैनल पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो जिस सब्जेक्ट की भी आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। पीवाईक्यू की यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व किए हुए आपको यहाँ पर क्लासेस दे दी गई हैं, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। ठीक है, आज से क्या आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 1 नंबर के, वो आपको सॉल्व करा जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये 2016 का प्रश्न पत्र आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र रहता है। ये आपका 50 अंक का रहता है, 1 घंटे का इसमें समय मिलता है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा दिए गए हैं, सारी लिस्ट आपके लिए बना दी गई है। ठीक है, अब आज से आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आज से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारे करा दिए, आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए। सारे ऑब्जेक्टिव सभी पिछले वर्षों तक के, ठीक है, 2016 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आज यहाँ पर आपका जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की पहली क्लास जो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। और यहाँ पर 2016 का ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इसका पहला प्रश्न आप देख लीजिए, 16 नंबर का है। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? ठीक है, टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? सत्यम, शिवम और सुंदरम की धारणा में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, कई बार परीक्षाओं में ये जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर इनको अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, सत्यम, शिवम, सुंदरम की धारणा में विश्वास था किनका? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या यहाँ पर ये 17 है। फ्रॉवेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है। ठीक है, फ्रॉवेल की कई बार ये जो पुस्तकें हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, तो बहुत सावधानीपूर्वक देखिएगा। फ्रॉवेल की प्रमुख रचना है एजुकेशन ऑफ मैन। ठीक है, एजुकेशन ऑफ मैन 1826 में आई थी। इसके अलावा दूसरी है मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स, ठीक है, जो कि 1853 में आई थी। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ये 2 प्रमुख रचना, इनको आपको याद रखना और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, जो जनसंख्या शिक्षा है उसे किस तरह से आप परिभाषित करेंगे तो देख लेंगे। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है। क्या है? एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। जनसंख्या शिक्षा क्या है? एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, यानी कि शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, इसके अलावा समाज, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या की स्थिति का जो अध्ययन है वो किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसका अध्ययन किया जाता है? परिवार की जनसंख्या का, समाज की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या की स्थिति का जो है वहाँ पर अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि अध्ययन किया जाता है। तो आप इस तरह से इसे लिख देंगे। ठीक है, बढ़ा रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या 19 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें पूछा गया डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसकी कोई 2 इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषताएं यहाँ पर आपको बताना है दूरस्थ शिक्षा की। तो दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है? दूरस्थ शिक्षा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ती है। और दूरस्थ शिक्षा जो है वो अप्रत्यक्ष शिक्षा है, जो कि दिखाई नहीं देती, यानी कि कहीं पर भी आपको पढ़ने के लिए जाना नहीं होता, जिसकी क्लास अटेंड नहीं करना होती है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, आप खुद से सेल्फ स्टडी करके ही एग्जाम देते हैं, यानी कि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, क्लास अटेंड करें, ये सब नहीं होता डिस्टेंस एजुकेशन में। ठीक, तो ये 2 प्रमुख विशेषताएं। और इसका कोई भी यहाँ पर जो समय है वो निर्धारण नहीं होता कि भाई इस समय आप पढ़ाई कीजिए, आप जब चाहें तब सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी सारी विशेषता होगी। इसके साथ आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन के उद्देश्य यहाँ पर लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है वो पत्राचार, जनसंचार के साधनों के द्वारा प्रदान की जाती है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो निश्चित नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यवस्तु या समय सारणी कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर यही आपकी क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो कि आपको समाज से मिल सकती है। ठीक है, आपके आसपास जो समाज है आपका घर से आपको मिल सकती है। इनफॉर्मल एजुकेशन कहीं से भी आप ग्रहण कर सकते हैं, इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होती है, कोई कोर्स वगैरह नहीं होता है। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन आप किसी भी समय कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। दैट्स नोन एज अनौपचारिक शिक्षा। वो उसे क्या बोलते हैं, आप अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में अनफॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मल्टीमीडिया क्या है? तो चलिए मल्टीमीडिया के बारे में यहाँ पर जान लेंगे फटाफट। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है। क्या होता है? एक मीडियम होता है, यानी कि माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या है, विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं उनको विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे कि ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों या फिर श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। मल्टीमीडिया क्या है? एक तरह से माध्यम है जहां पर आप वीडियो
दिखा सकते हैं या फिर ऑडियो जैसे या फोटोग्राफी किसी भी तरह के हो सकता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की। तो मल्टीमीडिया का एक माध्यम यानी कि एक मीडियम है, ठीक। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख यहाँ पर कर देना है फटाफट से, ठीक है। तो बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी? बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से हैं। ये शिक्षा जो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती थी, ये प्रथम विशेषता होगी। इसकी दूसरी विशेषता में कह सकते हैं आप बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्य संस्कार होता था। बौद्धकालीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब मठ बनाए जाते थे उनमें बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी और उसमें एडमिशन यानी कि प्रवेश के लिए क्या हो जाता था? प्रवज्य एक तरह से संस्कार होता था। कब? बौद्धकालीन शिक्षा में, ठीक है, या बौद्धकाल में आप कह सकते हैं प्रवज्य संस्कार होता था, ठीक। इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और ये प्रश्न संख्या 23 यानी कि 23 नंबर का प्रश्न अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और फटाफट आप इसे देख लेंगे अच्छे से। PYQ क्वेश्चन की सीरीज आपको जरूर अटेंड करना है। अगर प्रीवियस क्लास से अटेंड नहीं किया तो तुरंत जाकर चैनल पर देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना देगी। अगला प्रश्न है आदर्शवाद। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम यहाँ पर लिख देना है और ये क्वेश्चन कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रिपीट होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आदर्शवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो हैं प्लेटो, ठीक है, कॉमेनियस, इसके अलावा सुकरात, डेकार्टे, हीगल और फ्रॉबेल। ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे शिक्षाविद कैसे हैं? आदर्शवाद हैं, ठीक है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिख दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम लिख दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता, जो इससे पहले कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता यानी कि कोलकाता में होता है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या रखना है आपको याद? ये रखना है यहाँ पर, आप इनका नाम रखेंगे याद। स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक। इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जा रही है यहाँ पर, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ पर की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही परीक्षा में रिपीट हो सकता है, ये समझाया जा रहा है यहाँ पर आपको। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपका 22 दिसंबर 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल, कहाँ? वेस्ट बंगाल में के वीरभूमि जिले के एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की और बाद में इसका नाम जो है वो शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था वो भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम जो थी, आश्रम की स्थापना की थी किसने? यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बाद में इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम शांति निकेतन के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बता दीजिए, ठीक है। तो जनसंख्या शिक्षा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका सबसे ऑब्जेक्ट रहने वाला है, यानी कि जो विषय है इस पर आपको कई बार अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एक ही आप देख सकते होंगे एक ही पॉइंट से बार बार जो क्वेश्चन है वो 2 बार यहाँ पर आया है जनसंख्या शिक्षा से। तो जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना। इसके अलावा दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझाने में व्यक्ति की मदद करना, सहायता करना, ठीक है। तो इस तरह से जनसंख्या शिक्षा का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 27 में क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा जा रहा है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है उसका अर्थ बता देंगे आप फटाफट। तो पर्यावरण प्रदूषण का जो तात्पर्य है वो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है, ठीक है, जिसकी पर्यावरण प्रदूषण अलग अलग तरह से हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा में क्या है? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये आपके पर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। बुनियादी शिक्षा कहाँ से रिलेटेड है? महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बुनियादी शिक्षा का जो प्रारंभ था वो महात्मा गांधी जी ने किया था, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर, विश्वविद्यालय स्तर पर इसे क्या बोलते हैं? फाउंडेशन कोर्स बोल देते हैं यहाँ से। इसी को क्या कहा जाता है? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, तो आप बता देंगे वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 29 प्लेटो के द्वारा स्थापित संस्था का नाम लिख दीजिए। प्लेटो ने कौन सी संस्था, इंस्टीट्यूट का यहाँ पर स्थापना की थी? तो प्लेटो की संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और एकेडमी है, ठीक है। क्या नाम है? प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और एकेडमी, यानी कि अकादमी,
जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था है। कहाँ पर है? यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की ये पहली संस्था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका प्रश्न अंतिम प्रश्न है, ये 15 क्वेश्चन रहते हैं आपके 50 नंबर वाले पेपर में। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 15। यहाँ पर भौतिकी के लिए भी प्रश्न रहते हैं। भौतिकी के लिए प्रश्न तो आपको ऑलरेडी करा दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये 15 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। कैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं? जो आज की इस क्लास में आपको मिल गए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, राज्य यानी कि स्टेट से आपका क्या अभिप्राय है? राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन यानी कि सरकार के अधीन हो। ठीक है, राज्य किसे कहते हैं? उस संगठित इकाई यानी कि यूनिट को कहते हैं जो एक शासन यानी कि सरकार के अधीन हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य की परिभाषा। तो यहाँ पर ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए, जो कि आज की इस क्लास के लिए पर्याप्त हैं। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के अब जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे PYQ 2016 का ये प्रश्न पत्र है, 2016 से लेकर 2024 तक सारे आपके PYQ करा दिए गए हैं। इसके अलावा ये आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ये भी पूरे कराए जाएंगे परीक्षाओं तक। आपको बताइएगा मार्च के तृतीय सप्ताह में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक ना लग पाए, क्योंकि PYQ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रत्येक बार परीक्षा में। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।